हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, मेरे चैनल के ऊपर डिमांड करे जाने वाले सबसे ज्यादा वीडियोस में से ये एक वीडियो है। पिछले 10-15 दिन से मेरे स्टूडेंट्स मुझसे रिपीटेडली बोल रहे हैं कि मैम हम नए क्लास के अंदर आ गए हैं, तो आप हमें बताइए कि किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें हमारा प्लानर बनाना चाहिए। हमें वो सारी टिप्स और ट्रिक्स चाहिए जो एक नई क्लास में जाने के बाद एक स्टूडेंट को इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि वो बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी की सारी चीजों पे, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जब भी हम नई क्लास में जाते हैं तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड एज इन कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हमें किस तरीके से हमारा प्लानर को प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि जब तक वो सेशन कंप्लीट हो हम एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो हमारे एग्जाम्स को बढ़िया तरीके से फेस करने के लिए और फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। इसके अलावा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है मुझसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम, क्या एनसीईआरटी बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल होती हैं? तो इस टॉपिक पे भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेटा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 9th 10th 11th 12th इन चारों ही क्लासेस को लेकर मैं बात करूंगी। और आप किसी भी क्लास में हो, चाहे मतलब इससे जूनियर क्लासेस में भी अगर हैं, तो भी ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं वो सभी टिप्स बताऊँगी और वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी जो वाक़ई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, राइट? तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को? वेल, यू नो द ड्रिल। सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके। कोशिश कीजिए कि आप अपने जूनियर स्टूडेंट्स तक भी इस वीडियो को, स्पेशली इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिए। आप चाहे क्लास 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, आप सभी के लिए सेपरेट टेलीग्राम चैनल्स मैंने बनाए हुए हैं और उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू ज्वाइन द चैनल। ऑलराइट, तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बेटा, और इस हर पॉइंट को, हर टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। यस, समय ये एक ऐसी चीज है जो एक बार चली जाती है तो वापस लौट कर नहीं आती। इसीलिए टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि आप अपना टाइम सही जगह पर इस्तेमाल करें, सही तरह से उसे यूटिलाइज करें। दूसरा तरीका है कि आप अपने टाइम को जरा भी वेस्ट नहीं करें। उसे इफेक्टिवली यूज करने के भी अलग अलग तरीके हैं, राइट? उन सभी तरीकों को हमें पहचानना है। अभी जो मैंने पहला तरीका बताया ना कि भाई, एक तो होता है कि आप सही तरीके से उसे इन्वेस्ट करें, तो सही तरीके से इन्वेस्ट करने में जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है प्लानर बनाना। प्लानर एक तरीके का रोड मैप ही होता है बेटा। जैसे आपके स्कूल के अंदर जो टाइम टेबल बनता है, तो आप कितना ऑर्गेनाइज रहते हैं कि अच्छा, इस समय से इस समय तक की आपका ये लेक्चर होने वाला है, इसके बाद आपकी ये क्लास होगी, है ना? तो जब हमारे सामने एक रोड मैप होता है ना, तो हमारा दिमाग उलझन में नहीं रहता। हम एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में या डाउट में नहीं रहते हैं। इसीलिए प्लानर हमेशा हमारी हेल्प करता है, स्केड्यूल्स हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्लानर्स और स्केड्यूल्स किस तरीके से बनाने चाहिए, किस तरीके से इन्हें फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि हम अपने टाइम को वेस्ट करने से कैसे बचाएं, जो कि बहुत 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 जरूरी है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज नेवर 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 प्रोक्रेस्टिनेट। ये एक ऐसा शब्द है जो आपने बीते दिनों में कई बार सुना होगा, और मैं यकीन के साथ ये बात कह सकती हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो या कोई भी हो, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हर कोई कभी ना कभी रहा ही है। और जो लोग नहीं रहे हैं, सैल्यूट टू देम। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम अटके ही रह जाते हैं। अटकना छोड़ो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शुरू भी नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगता है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी ही आदत है जहां पर हमारा दिमाग हर वक्त आपसे ये कहता रहता है कि ठीक है, थोड़ी देर में ये काम करेंगे, अच्छा ये काम करना है, ठीक है बाद में करेंगे। चाहे फिर वो छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, एक रिमोट को उठाकर अपनी जगह पर रखने के काम में कितना समय लग जाता है। लेकिन हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि इतने मामूली से और बेसिक से काम के लिए भी हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है अभी करते हैं। यही आदत आपको अपने अंदर डेवलप नहीं होने देनी है, और अगर ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उसे जड़ से खत्म कर देनी है। ये बहुत जरूरी है।
जरूरी नहीं कि आप बोर्ड क्लास में हैं तभी आपके अंदर ये हैबिट पड़े। इनफैक्ट अगर आप 9th क्लास में हैं या उससे भी जूनियर क्लास में हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप अपनी सीनियर क्लासेस में पहुंचेंगे तब तक आपकी और अच्छे से आदत बन चुकी होगी। आप लोगों के पास ज्यादा समय है अपनी इस आदत को सुधारने का और प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी जिंदगी से टोटल गुड बाय कह देने का, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता है। राइट? तो प्रोक्रेस्टिनेशन को बिग नो कह दीजिए और अपनी आदतों को सुधारिए। नाउ क्या करना चाहिए? आपने फास्टिंग का नाम तो सुना ही होगा, यानी व्रत रखना। जब भी कोई मौका ऐसा होता है जहां पे व्रत रखने चाहिए, तो क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं। इट इज वेरी हेल्दी। लेकिन आज के समय में 21st सेंचुरी के अंदर सिर्फ खाने पीने को लेकर फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो डिवाइसेस हैं जैसे फोन्स वगैरह हो गए, इनसे भी हमें फास्टिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ये स्क्रॉल करते 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 हमारा कितना टाइम बीत चुका है हमें पता भी नहीं चलता। ये बीता हुआ टाइम टोटल टोटल वेस्टेज है। हमको रियलाइज भी नहीं होता और 2 से 3 घंटे हमारे बर्बाद हो चुके होते हैं और हमने कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं किया होता है। नाउ 24 आवर्स में हम 100% प्रोडक्टिव रहे ये जरूरी नहीं है और कुछ हद तक सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो कुछ समय खुद के लिए निकालने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन टोटल फोन पे लगे रहना या टोटल ऐसे कामों में लगे रहना जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो ये आपके टाइम को बर्बाद कर रहे होते हैं। आप 5 मिनट 10 मिनट के टाइम को तो काउंट भी नहीं करते हैं कि हाँ 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 15 मिनट में क्या हो जाएगा। ये 15 मिनट करते करते कब आपका पूरा सेशन खत्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और बेटा जैसा कि मैंने कहा, टाइम एक ऐसी चीज है, एक बार चली जाती है तो दोबारा लौट कर नहीं आती है। इसीलिए टाइम की बर्बादी मत कीजिए, टाइम को हल्के में मत लीजिए, वरना बाद में क्या होता है, हम यही सोचते हैं काश उस वक्त ये काम कर लिया होता। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इस काश वाली सिचुएशन में मत आने दीजिए कि काश हमने ये काम कर लिया होता, काश हमने तब पढ़ लिया होता, काश हमने तब अंकिता मैम की बात मान ली होती। तो बेटा ये फ्यूचर में जाके रिग्रेट करने से बेटर है अभी इसी वक्त अपने आप को तैयार कीजिए कि आपको अपना टाइम जरा सा भी वेस्ट नहीं करना है और आपको भी फास्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए इन सभी डिवाइसेस से जहां पर जरा भी आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे भी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट दूर भगाने में आपको बहुत मदद मिलती है। राइट? तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका जहां हम हमारा टाइम वेस्ट करने से बच सकते हैं। अब इस पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैम हम 24/7 तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं ना, या हर समय हम एकदम सीरियस होके या बिल्कुल 100% डिसिप्लिन रहकर हर वक्त तो नहीं रहा जा सकता है ना कि पल पल डिसिप्लिन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 24/7 ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ब्रेक्स की जरूरत हर किसी इंसान को पड़ती है। इनफैक्ट मशीन तक को भी शट डाउन करना पड़ता है। तो आपको भी ब्रेक्स की जरूरत है ताकि आप रिफ्रेशिंग फील करें। लेकिन आपको फिर उन एक्टिविटीज पर फोकस करना है बेटा जिनको करने के बाद आपको जेन्युइनली रिफ्रेशिंग फील हो। जब हम मोबाइल पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी टाइम उस पर स्पेंड करते हैं ना, तो हमारी आंखें थकती हैं। ये हमें महसूस नहीं होता है लेकिन हमारी बॉडी को पूरा पता चलता है। इसीलिए हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। तो आप किसी ना किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकते हैं जहां जाने के बाद आपको, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को भी रिफ्रेशिंग फील हो। जैसे आप स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल या ऐसा कुछ एक्टिविटी जो आपके आसपास हो। आप योग ज्वाइन कर सकते हैं या खुद भी घर पर कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन, उससे अच्छी एक्टिविटी तो क्या ही हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनसे बात करने पर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मूड एकदम रिफ्रेश हो जाता है, ऐसे लोगों से बात कीजिए, थोड़ी देर गप्पे लड़ा लीजिए। आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ आप 5 मिनट भी बात करेंगे ना तो आपका मूड एकदम तरोताजा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से बात कीजिए क्योंकि ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होता है आपके लिए। राइट? ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जिनसे आप जिनसे बात करने के बाद मूड ही अपसेट हो जाता है, या ऐसे लोग जो बहुत ही नेगेटिव तरीके की बात करते हैं। वो बोलते इस तरीके से हैं जैसे बहुत ही सीरियस बात कह रहे हो, बहुत ही मीनिंगफुल बात कह रहे हो, बट एज सच बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं होती है। ठीक है? वो अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट ज्यादा कर देते हैं। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। राइट? तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को टाइम वेस्ट करने से बचा सकते हो। राइट? और अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर आपका दिमाग हेल्दी है, तभी आप एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप हेल्दी फील नहीं करते हो, अगर आप स्वस्थ फील नहीं करते हो ना कहीं एक इरिटेशन सी रहती है मन के अंदर। राइट? और वही इरिटेशन की वजह से आपकी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जो भी काम आप करते हो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है जितना इफेक्टिवली होना चाहिए। तो खुद की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट?
तो ये तो पूरी बात हो गई कि हम अपना टाइम वेस्ट करने से कैसे बचें। अब बात आती है कि हम अपने टाइम को इन्वेस्ट कैसे करें। तो जैसा कि मैंने बताया, प्लानर। तो चलिए अब हम प्लानर की तरफ बढ़ते हैं। अब जब बात आती है प्लानर डिस्कस करने की, तो कोई ऐसा वैसा प्लानर क्यों डिस्कस करे, हमें डिस्कस करना चाहिए टॉपर्स प्लानर। लेकिन ये टॉपर्स प्लानर जो है ना, उसे लेकर मेरे दिमाग में एक डाउट हमेशा से रहा है। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि एक प्रश्न चिन्ह रहा है मेरे अंदर कि ये टॉपर्स प्लानर आखिर होता क्या है। आई एम श्योर आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आप लोगों के साथ हम टॉपर्स प्लानर शेयर करेंगे, टॉपर्स किस तरीके से पढ़ाई करते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। आई एम श्योर आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत लोगों को कहते हुए सुना है ना। सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है, और किसी के थॉट प्रोसेस को एकदम गलत कह देना सही नहीं है। लेकिन कभी कभी हम सब लोगों से सहमत नहीं भी होते। मेरा कुछ ऐसा मानना है कि टॉपर्स प्लानर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जो एग्जिस्ट करता है वो तो एक प्लानर ही होता है कि आप एक सही और एक करेक्ट प्लानर बनाएं, और उस प्लानर को जब आप स्ट्रिक्टली और पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, तभी पॉसिबल है कि आप एक टॉपर बन पाए। तब वो सही प्लानर एक टॉपर का प्लानर बन पाता है ना। आपका जो प्लानर है, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि किसी दूसरे इंसान के लिए भी सेम वही प्लानर काम करेगा। मेरा जो प्लानर मेरे लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि आपके लिए भी वही काम करे, राइट? क्योंकि हर इंसान के पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे कुछ लोग 6-6 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो कुछ लोग 12-12 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो कुछ लोगों के लिए 3 घंटे से ज्यादा पढ़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी हैबिट होती है जो हमें ग्रेजुअली डेवलप करनी पड़ती है कि नहीं? हम सब लोगों के पढ़ने का तरीका अलग होता है। अपनी पढ़ाई को, अपने सब्जेक्ट को टाइम देने का तरीका अलग होता है। इसके अलावा जितनी जल्दी हम किसी टॉपिक को समझ पाए, वो एफिशिएंसी भी हर इंसान की, हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट्स को कोई बात एक बार में समझ में आती है, कुछ स्टूडेंट्स को उसे ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो जब हर स्टूडेंट अलग है, तो सबके लिए एक प्लानर कैसे काम कर सकता है, और हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि दैट इट इज द टॉपर्स प्लानर। ये रोड मैप आप फॉलो कर लो और फिर आप एकदम टॉप कर जाओगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? इसीलिए मैंने आपको पहले ये चीज बताई कि आपको अपना कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपना टाइम वेस्ट करने से बचाते हैं, तो जो टाइम आपके पास बचता है उसे आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको कहां पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। एंड एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम, नेवर 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 वेस्ट इट। अब आपको प्लानर किस तरीके से बनाना है वो समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो आप अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने आवर्स देते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 12th के स्टूडेंट्स की, तो क्लास 12th के मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को 8 से 10 या इससे भी ज्यादा आवर्स पढ़ना ही होता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, इतना आपको टाइम अपने सब्जेक्ट्स को देना ही होगा। तभी जाके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाओगे और क्लास 12th में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन 12 आवर्स पढ़ना या इवन 10 आवर्स पढ़ना, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, हम कई बार बहुत ज्यादा थक जाते हैं, कई बार इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि 2-3 दिन तक फिर हमारी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। कई बार बीमार भी हो जाते हैं। तो क्या करें? सबसे अच्छा तरीका ये होता है बेटा, खास तौर से क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 11th और 12th क्लास जो होती है वो अलग अलग नहीं होती। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये एक ट्रेनिंग की तरह होती है। ये दो साल होते हैं बस, ये जो एक ट्रेनिंग की तरह होते हैं, जिसके अंदर आपको कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करनी है और अपनी क्लासेस की भी तैयारी करनी है। और यहाँ पर आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप पर सब्जेक्ट कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब सिर्फ एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट को आप 1 घंटा देते हो डेली का, तो यानी आप 5 घंटे डेली के पढ़ रहे हो। अब आपको धीरे धीरे ये देखना है कि आपको क्या अपने पांचों सब्जेक्ट को ही 1-1 घंटा देना है। क्या रोज आपको 1-1 घंटा देने की जरूरत है? शायद नहीं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट को आपके टाइम की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए, राइट? उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जितना टाइम आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहे हो, क्या उतना टाइम सफिशिएंट है। अगर नहीं है, तो यानी आपको अपना ये स्टडी टाइम जो है बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मैंने 5 घंटे तो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और अब से मैं ना 10 घंटे पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा डबल आवर्स जो है हम कल से शुरू कर देंगे। एक दिन में 5 घंटे अगर आप बढ़ा सकते हो और बिना किसी परेशानी के या बिना किसी अपने आप को नुकसान पहुंचाए अगर बढ़ा सकते हो, वेल एंड गुड, गो अहेड।
लेकिन मेरा कहना रहेगा कि आपको ग्रेजुअली अपना टाइम जो है इंक्रीज करना चाहिए। जैसे 5 आवर्स पढ़ रहे हैं तो एक हफ्ते तक 6 आवर्स यानी 1 घंटा बढ़ा दीजिए, फिर अगले हफ्ते 7th आवर बढ़ा दीजिए और ऐसे करते करते आप 10 आवर्स तक पहुंचिए। एक हफ्ता भी मैं कम ही बोल रही हूँ, आप इस एक हफ्ते को 2 हफ्ता भी कर सकते हैं। इस वक्त सुनने में आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा मैम 1 हफ्ता 2 हफ्ता अगर हम एक एक घंटा इस तरह से बढ़ाते रहेंगे तो 5-6 महीने तो इसी में बीत जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ चीजें जब हम ग्रेजुअली करते हैं ना तो हमें वो बहुत ही स्लो मोशन लगता है, तो हमें लगता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है और हमारा पेशेंस उसमें खत्म होने लगता है। लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल भी स्लो मोशन नहीं है और ये बिल्कुल भी स्लो प्रोसेस नहीं है। बस आपको इतना पेशेंस रखना होगा कि हाँ, हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली ही अपना टाइम इंक्रीज करना है। अभी धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि 1 महीने में आपने 1 घंटा ही बढ़ाया, नहीं, ये कुछ ज्यादा, ये जरूर स्लो मोशन हो जाएगा। तो उस स्पीड का तो आपको ध्यान रखना ही है कि आपकी ग्रेजुअल स्पीड भी थोड़ी सी फास्ट होनी ही चाहिए। और लेकिन धीरे धीरे ही आप एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा अपना बढ़ाते जाएं, या जितना आपके लिए पॉसिबल हो रहा है बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए उतना टाइम आप अपने लिए बढ़ाते चले जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो 11th और 12th क्लास है उसी में आपको अपने साथ ये हैबिट जो है डेवलप करनी चाहिए। और एक बार ये हैबिट्स डेवलप हो गई ना बेटा, तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा कि 10 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ये वाकई में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। राइट, तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, कई बार जब हम नई क्लास में आते हैं ना तो हमें एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, हम अलग ही एंथू में रहते हैं कि यार नई क्लास आई है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लाइब्रेरी जाने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने लग जाते हैं अचानक से। आपके साथ भी अगर ऐसा ही हो रहा है तो मैं आपको बताऊं, अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करिए। क्योंकि क्या होता है, शुरू के 10-15 दिन तो हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और 16वें 17वें दिन आते आते अरे यार कुछ नहीं करना है यार, अरे छोड़ना यार, किसी जाना, छोड़ यार मैं तो सो रहा हूँ, अरे नहीं यार नींद आ रही है ये होने लग जाता है। तो इट्स बेटर कि 15-20 दिन तो आप इतना ज्यादा ओवर एंथुसियाज्म में रहे और फिर एकदम ही काम करना छोड़ दें। तो इट्स बेटर कि आप शुरू से ही एक स्पीड, एक पेस बना के रखिए और उस हिसाब से पढ़ते रहिए। और इस हिसाब से पढ़िए कि वो आपको हावी ना लगे, खुद के ऊपर, सर के ऊपर कोई बर्डन ना रहे। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा वीक है, जिस पर आपको ज्यादा देर मेहनत करनी है। ये चीजें ध्यान में रखिए। जब आप अपना एक शेड्यूल तैयार करेंगे ना, उस शेड्यूल के अंदर कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। उसके अंदर आपको पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड रहना है और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और आपका वही प्लानर जो है वही आपका सबसे बड़ा हथियार हो जाता है, सबसे बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम हो जाता है, क्योंकि वही आपका अपना रोड मैप है। और वही जब आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट भी बहुत शानदार हो जाता है और आपका बनाया हुआ वही प्लानर टॉपर्स प्लानर होता है। ये कोई जादू या कोई अलग से आया हुआ मैजिक नहीं है कि किसी ने अपना मैजिक वॉन्ड घुमाया और आपके पास वो प्लानर आ गया। नहीं, ये आपकी अपनी सोच और समझ होती है। आप सबसे ज्यादा जानते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकेस्ट है, कौन से में आप एवरेज हैं। तो कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है वो आपको ही डिसाइड करना है। तो ये ध्यान रखिए, अपनी जो सिटिंग आवर्स हैं, जो पढ़ाई के आपके जो जितना भी आप टाइम देते हैं उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते चलिए, जैसा मैंने आपको बताया। और ये बात मेरी लिख कर ले लीजिए, ये जो मेरी जो एडवाइस है, ये जो टिप है कि ग्रेजुअल इंक्रीज कीजिए। हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बिल्कुल हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा वो इम्पेशेंट वाला काम रहे, लेकिन अगर आपने ये बात मान ली और अगर ये फॉलो कर लिया तो ये अचूक उपाय है। ऑलराइट, तो प्लीज इस चीज पर ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। और एक और बहुत ही जरूरी चीज वो ये है, कभी भी किसी और को कॉपी मत कीजिए। कॉपी करने का यहाँ मतलब ये है कि किसी से इंस्पायर होना हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है कि भाई आप अगर किसी स्टूडेंट को देख रहे हैं वो तो बहुत पढ़ रहे हैं, शायद हमारी उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं अब तो हम और पढ़ेंगे, तो इंस्पायर हम जब किसी से हो रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर हम किसी को कॉपी कर रहे हैं कि नहीं, अगर वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मुझे भी उतना ही पढ़ना है, या मुझे 8 घंटे के 9 घंटे ही करने हैं, लेकिन अगर वो 9 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो वो 9 घंटे भी वेस्ट है। वहीं अगर 4 घंटे पढ़ के आप ढंग से समझ पा रहे हो तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है कि नहीं। दूसरों का प्लानर कभी भी फॉलो मत कीजिए, सिर्फ उस प्लानर को तभी अडॉप्ट कीजिए अगर वो आपके लिए वाकई में काम कर रहा है और बेनिफिशियल है। उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा, ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके लिए क्या काम करता है, एंड दैट्स इट। तो यही करना आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गई आपके टॉपर्स प्लानर से जुड़ी हुई सारी बातें। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है। सो लेट्स सी कि अगला टॉपिक क्या है।
रिविजन नॉट अ चॉइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं जिनको ये लगता है कि अरे ये हम बाद में कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है धीरे धीरे पढ़ लेंगे। शुरू में तो उनमें जोश होता है कि ये सारी चीजें हम जल्दी निपटा के और बाद में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन सिंस जो प्लान उन्होंने बनाया होता है, जैसे प्लानर की बात की थी, उस प्लानर को वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, तो टाइम तो लिमिटेड ही है आपके पास। तो रिविजन का टाइम तो छोड़ो, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि कभी भी एक तो आप अपना बैकलॉग नहीं छोड़ें, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, जो जो जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, अगर साथ साथ उसे करते चले, साथ साथ पढ़ते चले, तो एक तो आपका बैकलॉग कभी नहीं होगा। और उसके अलावा रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा एफिशिएंटली आप परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर, फिर चाहे वो आपकी क्लास 9, 10, 11, 12 हो, यानी स्कूल की कोई क्लास हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एफिशिएंटली आप उसमें परफॉर्म कर पाएंगे और रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत बढ़िया ही रहेंगे। इसके अलावा रिविजन क्यों इतना जरूरी होता है और साथ साथ पढ़ना क्यों जरूरी होता है, देखिए जब हम खाना खाने की अगर बात करते हैं, तो मान लीजिए सुबह का खाना अगर हम रात में खाएं या अगले दिन सुबह भी खाएंगे, तो पेट तो आपका भर ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि आप भूखे ही रहेंगे, खा लिया खाना फिर भी आप भूखे ही हो, नहीं। तो खाना चाहे ताजा हो या बासी हो, वो पेट तो दोनों ही केसेस में भरेगा, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू किस में रहेगी? ताजा खाने में, राइट। तो उसी तरीके से आपके जो लेक्चर्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तभी होती है जब उसे उसी समय अच्छे से पढ़ा जाए और एक बार उसी वक्त एक क्विकली ग्लैंस दे दी जाए। ठीक है, डिटेल्स में रिवीजन भले ही ना करें, लेकिन एक बार घर आके उसे जरूर पढ़ें, ताकि जो भी आपके टीचर ने आपको समझाया है वो और बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, क्लास में पढ़ाई हुई चीजें अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ना, एग्जाम टाइम में व्हेन यू राइट योर आंसर्स, सबसे ज्यादा वो क्लास में दिए गए लेक्चर्स ही आपको रिकॉल हो रहे होते हैं। इसीलिए अपने क्लासेस के लेक्चर्स सबसे ज्यादा गौर से सुनिए, फिर चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या किसी भी टीचर की क्लास हो, उसे सबसे ज्यादा गौर से सुनिए, उसमें कुछ भी स्किप मत होने दीजिए, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और उसे जितना रिवाइज करोगे या जितने अपने प्रैक्टिस करोगे, जितने सैंपल पेपर्स लगा पाओगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना बढ़िया है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको सिर्फ ये लगेगा हाँ सब आता है सब आता है, लेकिन अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपके सिर्फ दिमाग में रहेगा आपको आता है। जब एक्चुअल में आप आंसर्स लिखने बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जितना भी याद है वो फिल इन द ब्लैंक की तरह याद है, यानी आपको एक एक दो दो चीजें बीच में ना छूटती चली जाएंगी। इसीलिए रिविजन इज अ मस्ट, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अत्यंत आवश्यक है रिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं एक कदम और आगे और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है, गेम चेंजर। मैं अब कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूं जो पूरा का पूरा खेल ही बदल कर रख देंगे और पूरी तरीके से आपके फेवर का वो गेम हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है मैम? सबसे पहली चीज तो ये कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर हमेशा आपके दिमाग में रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शॉर्ट नोट्स बनाइए। सबसे ज्यादा जरूरी है कीवर्ड्स का पता होना, की फ्रेजेस का पता होना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता होना। मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ हमेशा उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ही देती हूँ। मेरी बुक में शॉर्टकट्स नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कभी होंगे भी। मैं अगर समराइज्ड वर्जन भी कभी आपको सिखाती हूँ तो सिर्फ तभी जब मैंने उसका डिटेल्ड वर्जन आपको सिखा दिया हो। अदरवाइज मैं डायरेक्टली कभी भी समरी पर जाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि जब तक बच्चे को पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं पता है, तब तक वो चैप्टर की समरी उसके लिए उतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकती। वो समरी बस आपको ये सुकून दे सकती है कि एटलीस्ट आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने लायक हो जाते हो, और बस। इसके अलावा वो कोई आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम कर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस आप एग्जाम अटेम्प्ट करने लायक हो जाते हो एंड दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो गेम चेंजिंग पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेटा? सबसे पहले जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हो, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे होते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना। हर चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ की फ्रेजेस होते हैं, वो आपको हमेशा हमेशा पता होना चाहिए। अब मैं इंग्लिश की अगर बात करूं तो आपका शायद ही ऐसा कोई चैप्टर हो, एक्चुअली एक भी चैप्टर या एक भी पोएम ऐसी नहीं है जिसमें कोई कीवर्ड ना हो या कोई की फ्रेज ना हो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना हो। ऐसे पॉइंट्स जिनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा चैप्टर टिका रहता है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं क्लास 11th के कीपिंग क्वाइट करके एक पोएम है, जो बच्चे क्लास 11th में उन्हें पता भी होगा, या जो क्लास 12th में आए हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि कीपिंग क्वाइट में एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स अ की वर्ड। वो वर्ड के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी पोएम है और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस वर्ड के बिना ये पोएम हो ही नहीं सकती।
वहीं बात करें हम क्लास 10th के अ लेटर टू गॉड की, तो उसके अंदर अनफेवरिंग फेथ ये एक फ्रेज है, इट्स अ की फ्रेज। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेजेस है। हर चैप्टर के अंदर एक कीवर्ड, की फ्रेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते ही हैं। अभी शॉर्ट नोट्स आप किस तरीके से बनाएंगे? नोट्स बनाना भी अपने आप में एक ट्रिक है, उसमें आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और इस तरीके से उन नोट्स को बनाएं जिससे उन्हें देखते ही सारी इंफॉर्मेशन आपको रिकॉल हो जाए, है ना। कभी भी जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो डिटेल्ड में नहीं होते हैं। भाई शॉर्ट नोट्स, नाम ही शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट ही होंगे ना। तो आपको जितना पॉसिबल हो उतने शॉर्टली वो नोट्स बनाने चाहिए और उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यूज करते हुए उन शॉर्ट नोट्स को बनाएं कि उन्हें देखा और सारा का सारा आपको जो चैप्टर है उसका या उस पर्टिकुलर पैराग्राफ या सेंटेंस को लेकर जो बात हो रही है वो आपको पूरी की पूरी ख्याल आ जाए। और कोशिश कीजिए कि ये शॉर्ट नोट आप उसी सेंटेंस या उसी पैराग्राफ के बगल में ही लिखें, तो ताकि आपको वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वाइल रीडिंग द चैप्टर, वाइल रीडिंग द पोएम, अगर वो वहीं बगल में लिखा होगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हो गई ये शॉर्ट नोट्स की और की पॉइंट्स, की फ्रेजेस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनकी, राइट। उसके अलावा जो एक गेम चेंजिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा आपकी एनसीईआरटी। जिस तरीके से आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना होता है, आपको उसका चप्पा चप्पा, हर एक कोना पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली ये वीडियो जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रही हूँ, वो स्पेसिफिकली इस पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि आगे चल के हमें एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी ही होती है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही फोकस होता है कि हम आगे चल के और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे फिर वो यूपीएससी हो या फिर सीओईटी हो या फिर जेई हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना, उसकी तैयारी हमें करनी ही होती है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स का हर एक शब्द आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन से पन्ने में कौन सा शब्द लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि अरे मैम ये तो रटना पड़ेगा। रटिए मत। क्लास 9th में है तो अच्छे से पढ़िए उसे। आप हमेशा क्या करते हैं कि हम बहुत सारे रेफरेंसेस बुक्स ले लेंगे, हम ये भी पढ़ लेंगे, हम वो भी पढ़ लेंगे। वो फायदेमंद एक्चुअल में नहीं होता है। आपकी एनसीईआरटी से ज्यादा रेलेवेंट और कुछ भी नहीं है और कभी भी और कुछ भी रेलेवेंट नहीं हो सकता। हाँ, फ्यूचर में कुछ अलग लेकर आ गए तो एक अलग बात है। अभी इस पॉइंट तक की बात मैं कर रही हूं कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट रेलेवेंट बुक, राइट। और ये बच्चों के जो वोकैबुलरी के इश्यूज रहते हैं ना कि मैम हमें वोकैबुलरी के इश्यूज हैं, अनसीन पैसेज में भी ये दिक्कत आती है, वो इश्यूज भी नहीं रहेंगे क्योंकि आपके चैप्टर्स के अंदर इतने बढ़िया वर्ड्स रहते हैं। आप पहले उनको तो पढ़ लो। आप इतने सारे वर्ड्स का ना ऐसे ट्रेजर सा इकट्ठा करते रहते हो, उनको बस कलेक्ट करते रहते हो कि हमें ये वर्ड देख लिया, आज हमने वो वर्ड जान लिया, हमने वो वर्ड सीख लिया। फिर फायदा क्या है उसका अगर आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो? उसको इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। आपकी बुक्स के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनका इस्तेमाल के साथ वो शब्द है भाई, उससे अच्छा और मतलब ये तो विन विन सिचुएशन है। तो पहले अपने चैप्टर्स के सारे शब्दों का पता होना चाहिए, उसके बाद किसी और रेफरेंस बुक्स के ऊपर, रेफरेंस बुक के ऊपर जाओ, है ना, उसके पहले नहीं। तो पहले एनसीईआरटी को पूरी छाप लो अपने दिमाग में, राइट, उसके बाद ही कहीं और जाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया सोर्स होता है ये कि आप एनसीईआरटी बुक्स को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ो, हर पन्ना पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, चाहे जूनियर स्टूडेंट्स हो, सीनियर स्टूडेंट्स हो, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये हर इंसान के लिए एक बहुत जरूरी बात है और ये हर इंसान के लिए गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। एक ऐसी टिप जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और वो है बी कंसिस्टेंट। यू नो, ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान रोज एनकरेज्ड रहे या रोज मोटिवेटेड रहे। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये आपकी लाइफ है जिसके अंदर उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप बहुत दुखी होते हैं, कभी आप रोते भी हैं, है ना, कभी आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता और कभी आपको ऐसा लगता है कि अपने आसपास पूरा जमघट लगा ले। हमारे जो मूड है वो हर रोज बदलते रहते हैं और ये हर इंसान के साथ होता रहता है। लाइफ के अंदर अलग अलग मोमेंट्स आते रहते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हमेशा एनकरेज्ड रहें, हमेशा मोटिवेटेड रहें। बहुत ऐसा टाइम आता है जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हो, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, तो इट डजंट मैटर हाउ यू आर फीलिंग। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है कि चाहे आपका मूड अच्छा है या बुरा है, आप खुश हो या दुखी हो, डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपको कोई काम करना है तो वो करना ही है एंड दैट्स इट। और इस चीज में मैं आपको अपना खुद का एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे मुझे लेक्चर्स देने से ही, जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे उसके लिए पीपीटीज भी प्रिपेयर करनी होती है, स्लाइड्स भी प्रिपेयर करनी होती है और हम सब टीचर्स ये करते हैं, है ना। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है या कभी-कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कभी-कभी अब देखिए, अब इतना इतना गर्मी वाला मौसम है, कभी-कभी मन भी नहीं कर रहा होता है।
लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, तो वो आपकी एक आदत बन चुकी होती है। तब फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छा मौसम खराब है क्या? अच्छा आज बहुत गर्मी थी क्या? यार पता नहीं, मुझे तो लेक्चर रिकॉर्ड करना था ना। दिमाग टोटल लेक्चर रिकॉर्ड करने पर रहता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, लेकिन फिर भई बेड रिडन ही हो जाए कोई तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ आपको हल्का-फुल्का बुखार भी होता है या आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता है, फिर भी आप अपना मॉर्निंग बिज़नेस तो करते ही हैं, आप ब्रश तो करते ही हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है, उस पर आपके मूड का असर नहीं हो रहा होता है। सो बी कंसिस्टेंट। कोई भी इंसान है, ये मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रही हूँ, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है और अगर इस पॉइंट तक, इस समय तक पहुंच गया है जहां पर मैं ये बात आपसे कह रही हूँ, तो बी कंसिस्टेंट एंड बी कंसिस्टेंट। जो काम कर रहे हैं लगातार निरंतर वो काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए और उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। कई बार जल्दी मिल जाता है, कई बार थोड़ा समय लगता है, लेकिन रिजल्ट मिलता जरूर है। तो ये बी कंसिस्टेंट वाला जो पॉइंट है, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर, लाइफ चेंजर हो सकता है। तो ये तो हो गए कुछ गेम चेंजर पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की एंड लेट्स सी कि वो टॉपिक क्या है। अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, पूरा का पूरा साल है, सेशन बस शुरू ही तो हुआ है, क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। ये जो लेट शुरू करने वाली आदत है ना, ये हमारे बच्चों की मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। एक ऐसी गलती जो सुधारने का मौका भी नहीं मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए कभी भी अपनी पढ़ाई लिखाई लेट शुरू मत कीजिए, इनफैक्ट उसे टाइमली शुरू कीजिए। आपको लगता है हम लेट शुरू करेंगे, तो ये जो लेट जितना आप करते जाते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं? या तो घूमना फिरना करते हैं या फिर मूवीज देखते रहते हैं, कुछ सीरीज देखते रहते हैं, है कि नहीं? अगर आपको ये सब कुछ करना ही है ना, तो ये सारी चीजें तो आप अगर टाइमली अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, तब भी कर सकते हैं। इनफैक्ट तब ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हाँ, ऐसा बिंज वॉच तो नहीं कर पाएंगे मे बी, लेकिन फिर भी अगर आप टाइमली अपने सिलेबस को स्टार्ट कर देते हैं एंड अगेन बिना बैकलॉग के अगर आप उसे कंप्लीट करते हैं, तो आपको जब भी मौका मिलता है, जब भी आपके पास टाइम होता है, आप ऐसी ही चीजों के अंदर अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। आई मीन कभी कभी किसी सीरीज को देख लेना, इट्स नॉट हार्मफुल, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अच्छी सीरीज आप देखिए जो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो और देखकर अगेन आपका माइंड अगर फ्रेश हो जाए, व्हाई नॉट, बिल्कुल देखिए, लेकिन बैकलॉग की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं। जो दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, वो है एनसीईआरटी को इग्नोर करना। अभी मैंने गेम चेंजर के अंदर आपको यही बताया कि एनसीईआरटी को जरा भी इग्नोर मत कीजिए, और यही सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है और सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक भी है। सोचिए, जिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को आपने अपना ड्रीम बनाया हुआ है, अपना सपना बनाया हुआ है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही है, इतने बड़े ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या करना है आपको? आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपनी एनसीईआरटी को हर कोना, हर चप्पा चप्पा उसका पढ़ लेना है, उसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ी कुंजी है, इट्स अ की, जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। तो एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा गेम चेंजर वाले पॉइंट में मैं आपको इसके सारे बेनिफिट्स और इसका जो, मतलब नॉट जस्ट बेनिफिट, जो इसकी अहमियत है, वो सब मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। इसके अलावा जो एक और कॉमन मिस्टेक है, वो होती है कि बच्चे बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक्स जो है वो यूज करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि हमारे पास जितना कंटेंट होगा, हमारे पास जितने नोट्स होंगे, हमारे पास जितना मैटर आ जाएगा, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट एकदम इससे उलट चीज होती है। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी होता है, और वो ये है कि वन बुक एट अ टाइम। जैसे आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, उसके बाद अगर आप किसी रेफरेंस बुक पे जाना चाहते हो, व्हाई नॉट, बिल्कुल जाइए, उसे अच्छे से पढ़िए। लेकिन 4-5 रेफरेंस बुक्स आप देख रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है एनालिसिस पैरालिसिस कर देती है। तो ये एनालिसिस पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, जिसे आप प्रोडक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं। आपको लगता यह है कि हमें सब आता है, हमने हर चीज पढ़ ली, सब कुछ हमने जान लिया, आपको बस मन ही मन में कॉन्फिडेंस फील हो रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में जब आप अपने अगर आंसर्स लिखने लगते हो ना, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना आपके दिमाग में, वो कभी भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं आ पाती है और आप उसे अपने आंसर्स में नहीं लिख पाते। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है, ये एक उनको बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने रहता है, और कई बार वो मेरे पास ये पूछने के लिए आते हैं कि मैम हमें सब आता था, हमें पता था, लेकिन हमें लिखना नहीं आया। हमें, जबकि ऐसा नहीं है कि हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, हमें पता है, बट स्टिल हम उसको प्रॉपर फ्रेम नहीं कर पाए। और वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा डेटा और बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है आपके दिमाग में, तो आप उसमें से सिलेक्ट नहीं कर पाते।
आपके दिमाग की भी कैपेसिटी है किसी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की। तो अननेसेसरी ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालना बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होता, इट्स नॉट कंस्ट्रक्टिव एट ऑल, राइट? तो वन बुक एट अ टाइम पढ़िए, और वो भी लिमिटेड, कि अगर एक दो रेफरेंस बुक्स आपने देख ली तो देख ली, इट्स वेल एंड गुड। इसके अलावा जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल्स हैं या इस तरीके के जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो आप चाहे कितने भी सॉल्व कीजिए, है ना, कितना भी आपको जितना पढ़ना है वो तो उतना ही ज्यादा, क्योंकि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे उतना बढ़िया है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश जो चैप्टर है वो उतना ही है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम देते हैं, उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आंसर्स आप देखोगे, है ना? तो वो 2-3 देख लिए बस ठीक है। उसके अलावा इतना ज़्यादा वैरायटी देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो फैलाव ही रहता है। इसका मैं आपको ना एक इंग्लिश ग्रामर का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। देखिए ऑनलाइन वीडियोज़ की हम बात करते हैं इसमें। ऑनलाइन वीडियोज़ क्यों? क्योंकि आप इस मोमेंट में 10 वीडियोज़ एक साथ देख सकते हो, लेकिन आप ऑफलाइन क्लास में अगर हो, तो एट अ टाइम तो आपके सामने एक ही टीचर है ना, है ना? इसलिए मैं वीडियोज़ का एग्जांपल दे रही हूँ। जब एग्जांपल दूँगी तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों सही है। जब आप वीडियोस देखते होगे तो कुछ वीडियो में आपको दिखता होगा कि 5 ही रूल्स पढ़ाए हैं किसी टॉपिक पे, लेट्स से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है तो उसके 5 ही रूल्स पढ़ाए। कुछ वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें 10 रूल्स हैं और कुछ में 12 भी, और कुछ में उससे भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस टीचर ने सबसे ज्यादा रूल्स पढ़ाए हैं उसे सबसे ज्यादा आता है, और जिसने कम रूल्स पढ़ाए हैं उसे सबसे कम रूल्स पता है? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं होता बेटा। जिस टीचर ने कम रूल्स पढ़ाए हैं ना, दो चीजें होती हैं। एक तो हो सकता है कि वो जूनियर ग्रेड को पढ़ा रहा हो, है ना, क्योंकि 6-7 क्लास के स्टूडेंट को सारे कंप्लीट रूल्स नहीं पढ़ाने होते हैं, है ना, उनको उसी हिसाब से पढ़ाना होता है। वो लेवल के हिसाब से नंबर ऑफ रूल्स बढ़ते चले जाते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो रूल्स ऐड होते चले जाते हैं। एक तो ये कारण होता है। दूसरा ये कारण होता है कि रूल्स को फ्रेम किस तरीके से करा है उस पर्टिकुलर टीचर ने। कई बार क्या होता है कि 2-3 रूल्स को मिलाकर भी हम एक ऐसा रूल बना देते हैं जो हमें हमें लगता है कि हम इसको बेटर तरीके से बच्चे को समझा पाएंगे, क्योंकि हर टीचर के समझाने का तरीका भी तो अलग होता है ना। तो इस तरीके से भी वो होता है। अब आप ये तीनों चारों वीडियोस को अगर एक साथ देखोगे तो आपका कंफ्यूज होना तो बनता ही है कि अरे यार, इसमें 5 है, इसमें 6 है, हम कौन सा कैसे क्या समझेंगे, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि नहीं? तो एट अ टाइम आप एक ही वीडियो को फॉलो करो प्रॉपरली, और उसके हिसाब से आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन होती है ना, आप उसको कभी भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हमें लगता जरूर है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया है, बहुत कंटेंट आ गया है, लेकिन वो कंटेंट आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हो। तो ये एक बहुत ही जरूरी टिप थी बेटा। फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस फॉलो मत कीजिए, ये आपको कंफ्यूज ही करते हैं। ऑलराइट, तो बेटा इसी टिप के साथ ये पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पर एंड होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया है कि आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर स्टूडेंट का पढ़ने का, समझने का तरीका अलग होता है, इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने ओपिनियंस भी मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आप अपनी तरफ से अपने प्लानर को लेकर ही कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैम क्या हम इस तरीके से पढ़ें, क्या हम वैसे पढ़ाई कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल अपनी बातें, अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर करें, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस मेरे साथ पूछें। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, मैं कभी भी किसी भी डाउट को, किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं जाने देती हूँ। आई ऑलवेज ऑलवेज आंसर योर डाउट्स, ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चंस, राइट? तो बेटा मेक श्योर यू कमेंट। इसके अलावा प्लीज जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो बेटा मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी नोट पर इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एंड मेक श्योर आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास 9, 10th, 11th, 12th इन सभी के लिए मैंने सेपरेट टेलीग्राम चैनल्स भी बनाए हैं, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। सारे पीडीएफ्स, नोट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आपको अपने अपने चैनल्स पर मिल जाएगी। बेटा अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।